चलो आज अपना है ना ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी वाला जो पोर्शन है। अच्छा देखो, लास्ट वाले जो अपन ने पढ़ा था वो थ्योरी पढ़ी थी अपन ने। ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो भी टॉपिक्स अपन पढ़ते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी थी। इस वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, आइडिया क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है। यहाँ पर गिवन है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो भी रेस्पॉन्सिबल है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन की बात हम करते हैं ना, तो प्रोडक्शन में यहाँ पर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके अलावा हो गया अपना सोर्सिंग, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर जिसको अपन बोलते हैं। उसके अलावा हो गया अपना स्टोरेज। उसके अलावा जब अपन प्रोडक्शन की भी बात करते हैं ना, तो प्रोडक्शन में भी एक मटेरियल की 3 स्टेजेस होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अपन ने पढ़ा भी है, असाइनमेंट भी आता है, प्रोडक्ट मिक्स भी आता है जिसको अपन लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, और ये सारे एस्पेक्ट्स मिलकर क्या काम करते हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलकर गुड्स के सर्विसेज और प्रोडक्शन के लिए, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इस सिस्टम को मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसका समझो। यहां पर डेफिनेशन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं उन रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज में 5 मेन रिसोर्सेज होते हैं, जिसको अपन 5M बोलते हैं। वो होते हैं मैन, मनी, मटीरियल, मशीन और मेथड। इन 5 रिसोर्सेज को हम इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, और इन्हीं का अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि कौन सा वर्कर कौन सी जॉब करेगा। असाइनमेंट। मनी को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं, जहां पर हम सेविंग्स की बात करते हैं, जहां पर हम कम से कम कॉस्ट की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की बात करते हैं। मटेरियल के लिए हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पढ़ रखा है। मशीन्स के लिए हमने असाइनमेंट पढ़ रखा है। मशीन्स के लिए हमने कैपेसिटी प्लानिंग पढ़ रखा है। मेथड स्टडी एक तरह से टाइम स्टडी होता है। तो अपन क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली अगर अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना चाहें तो उसका डेफिनेशन ये भी हो सकता है: एनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कन्वर्ट करता है इनपुट को आउटपुट में फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करके। ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, ताकि हम हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, ठीक है। अब यहां पर यही सारे जो अपन ने पढ़े हैं, अब मैंने तुम्हें अभी समझाया था वही सारे यहां पर गिवन है, जो यहां पर मैंने तुम्हें ऊपर समझाया था कि रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने में कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिवीजन, कौन कौन से फैक्टर्स अपने काम आते हैं। द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल, मनी, लेबर, इंफॉर्मेशन, डेटा, ठीक है, ताकि हम उन गुड्स को क्रिएट कर सकें। उसके अलावा इसी में देखो एग्जांपल दे रखा है: स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, कटिंग करना, ठीक है, ताकि हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। सो बेसिकली अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मीनिंग हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का इफेक्टिवली और एफिशिएंट कॉम्बिनेशन बनाना। इफेक्टिव और एफिशिएंट कॉम्बिनेशन
बनाना। ठीक है, आगे दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपकी जो रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का मतलब है राइट कस्टमर को राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में, राइट प्राइस पर, राइट कस्टमर, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस। ठीक है, राइट कस्टमर को राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस पर प्रोवाइड करना, वो हो गया आपका कस्टमर सर्विस। ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द कस्टमर सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स। द कस्टमर सर्विस इज द देयरफॉर अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। द ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड समथिंग टू अ स्पेसिफिकेशन which can satisfy the customer in terms of cost and timing, जो कस्टमर की कॉस्ट भी सेव करे और कस्टमर का टाइम भी सेव करे। So primary objective can be satisfied by providing the right thing at the right price at the right time। तो कस्टमर सर्विस ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है, जिसका मीनिंग हो गया कि राइट कस्टमर को राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस में प्रोवाइड करो। दूसरा हो गया रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। हम क्या करते हैं जब भी हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसे यूजर तक पहुंचाते हैं आउटपुट, तो यहां पर हम अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। अच्छा, एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का मतलब है कम से कम इनपुट डालकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे, और हम उसमें जो इनपुट से आउटपुट तैयार होता है, तो इनपुट से आउटपुट तैयार होते टाइम वेस्टेज होता है, हम उस वेस्टेज को कम करने की कोशिश करें। अगर वेस्टेज कम होगा तो इसका मतलब यह है कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट बोल रहा है अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स इफेक्टिवली। कस्टमर सर्विस मस्ट बी प्रोवाइडेड। कस्टमर को सर्विस मिलनी चाहिए क्योंकि वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। विद द अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशंस थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपको अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना पड़ेगा, वेस्टेज आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, अगर आप अपने रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज करते हो, इनएडिक्वेटली यूज करते हो, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है कि फेलियर। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हो गए, एक तो कस्टमर की सर्विस करना और एक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना। नेक्स्ट है स्कोप। ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो स्कोप है ना, ज्यादातर अपन ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट के अंदर ही पढ़ लेते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें पर्ट सीपीएम आ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल, तुमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, आईएसओ 9001, 9002 इस तरह से चलता है, प्रोडक्शन प्लानिंग, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्राम, प्रोसेस, प्रोडक्ट डिजाइन है ना, ये थ्योरी है, ये अपन आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक थ्योरी के हैं। उसके अलावा प्लांट लेआउट अपन ने पढ़ा है, मटेरियल हैंडलिंग अपन ने पढ़ा है, प्लांट लेआउट में चलता है हैंडलिंग, और लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, फैसिलिटी लोकेशन, प्लांट लोकेशन। तो ये सारे टॉपिक होते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पैराग्राफ से लिंक्ड एक लास्ट वाला जो टॉपिक था वो मैंने तुम्हें पूरा कंप्लीट करना था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। करंटली क्या ट्रेंड चल रहे हैं प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट? तो सबसे पहले यहां पे समझो ऑपरेशन मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बेहतर करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट कम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आज मेरे कोई ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, और मुझे पता है कि चाइना में प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आती है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को चाइना में प्रोड्यूस करवाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी फर्म की, अगर हमारे फर्म के जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट हमें कम करवानी, तो मुझे कम करवाने के लिए ग्लोबल प्लेसेस ढूंढने पड़े।
जैसे बहुत सारी कंपनीज है, इंडिया यूके की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, उनके वहां पर किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो वो इंडिया में आके अपना बिजनेस करते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे बीपीओ, तो बीपीओ क्या करता है, सर्विसेज का काम करता है बाहर वाली कंपनीज के लिए, क्योंकि बाहर वाली कंपनीज को वो सर्विस अपने ही कंट्री में ज्यादा महंगी पड़ती है, ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, तो वो इंडिया में आकर अपनी सर्विसेज इंडियन लोगों से कंप्लीट करवाते हैं, उन लोगों से वो सर्विसेज कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेंड है ग्लोबल मार्केट प्लेस। आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और आपको उस मैन्युफैक्चरिंग में एडवांटेज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज में परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और मेरे को चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आए, तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ेगी चाइना में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ग्लोबल मार्केट प्लेस। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज कंपेल्ड मैनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स टू हैव ऑपरेशन इन मैनी कंट्रीज। हियर दे हैव सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेज। मैंने बताया जैसे चाइना का इकोनॉमी, अगर चाइना में मेरे को जाके बिजनेस करना है तो इकोनॉमिक एडवांटेज है वहां का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, मेरे को अगर अफ्रीका जाके बिजनेस करना है तो वहां का इकोनॉमिक एडवांटेज है वहां पर अवेलेबल मिनरल्स और रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अपन को अपनी कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, कंपटीशन करना है, इकोनॉमिक एडवांटेज का फायदा उठाना है, तो अपने को ग्लोबल मार्केट प्लेसेस सर्च करने पड़ेंगे, और उसमें हेल्प कौन करता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि वो अपने को कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करके देते। दूसरा है स्ट्रेटेजी, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी, एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है उसके प्रोडक्शन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, किस तरह के कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, किस सेगमेंट में वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, उस सेगमेंट में उसके कस्टमर कौन कौन है, बहुत सारी चीजें यहां पर डिपेंड करती है। ठीक है, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी वैसे अगर तुम समझोगे ना, तो लास्ट वाला हमने जो टॉपिक पढ़ा था, लास्ट टॉपिक अपना प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर ही था, जिसमें अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। तो अगर तुम्हें ये पॉइंट समझना है सेकंड वाला, तो तुम लास्ट वाला जो टॉपिक है प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, तुमने उसको पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये सारा टॉपिक है प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। मैं तुम्हें एक यहाँ पर कंसाइज आइडिया दे देता हूँ। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना बेहतर प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी वो बनाएंगे, उतनी बेहतर तरीके से वो अपने कस्टमर को सर्व कर पाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। और अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, कस्टमर लॉयल होता है, तो कस्टमर कंटिन्यू बनेगा, कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी इकोनॉमिक एडवांटेज की वजह से, और प्रॉफिट इंक्रीज होता जाए। नेक्स्ट, टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आप वेस्टेज कम कर रहे हैं, अगर आप एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आपके गुड्स की क्वालिटी अगर इंप्रूव होती है या आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाते हो, तो वेस्टेज भी कम होता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो ये आपको कौन बताता है, ये आपको टीक्यूएम बताता है। और टीक्यूएम अपन ने पढ़ा है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स, अलग अलग तरह के आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो अपन ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो TQM approach has been adopted by many firms to achieve customer satisfaction by never ending quest for the improvement of quality goods, improving the quality of goods. ठीक है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप क्वालिटी यानी गुड्स की क्वालिटी को हर बार और भी बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, देखो आज के टाइम पर क्या है कि मार्केट चेंज होता है, मार्केट में कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। ठीक है, और अलग अलग तरह के, जैसे कि सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, तो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी डिमांड भी चेंज होती रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए या इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करने के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट अपनी हेल्प करता है। जैसे फोरकास्टिंग में वो अपनी हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में वो फोरकास्ट करके बताता है कि आपको नेक्स्ट सीजन में कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी।
फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात करता है, जैसे वो रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग में करता है कि वो 3-4 ऑप्शंस को अलग अलग करके सॉल्व करता है और अपने को बताता है कि अपने लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसमें अपनी ऑपरेशन मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो पॉइंट दे रखा है, द एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड चेंज होती रहती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांड, और उसकी वजह से हमारा रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड भी चेंज होती रहेगी, हमारे प्रोडक्ट की डिजाइन चेंज होती रहेगी। जैसे मोबाइल फोन की डिजाइन देखो, पहले मोबाइल फोन में स्क्रीन टच वो आता था, क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आता था, मोबाइल के पीछे आता था, फिर मोबाइल के सामने आने लग गया। ठीक है, फिर मोबाइल के स्क्रीन में आने लग गया टच फिंगरप्रिंट सेंसर। तो प्रोडक्ट की डिजाइन भी चेंज हो रही क्योंकि मार्केट में उसी तरह की रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है। तो अगर फ्लेक्सिबल है मार्केट, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो हमें भी अपने प्रोडक्ट की डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। हम रिजिड नहीं हो सकते कि आज भी हम पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हैं, या आज भी हम ऐसे फोन दे रहे हैं जिनमें बेजल्स हो। ठीक है, तो अपने को अपने प्रोडक्ट की डिजाइन को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनेगी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनेगी। अगर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइन को, प्रोडक्शन की डिजाइन को, प्रोसेस की डिजाइन को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, तो आपकी कंपनी को एडवांटेज मिलता है इस चीज से। और इसी को कभी कभी एजाइल मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इन फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस। ठीक है, आप डिमांड के अकॉर्डिंग, रॉ मटेरियल के अवेलेबल के अकॉर्डिंग, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप जो या डिलीवरी के अकॉर्डिंग, डिलीवरी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइन में, प्रोसेस की डिजाइन में, प्रोडक्शन की डिजाइन में चेंजेस करते हो। इन्हीं चेंजेस को कहा जाता है एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प करता है, या ऑपरेशन मैनेजमेंट हेल्प करता है टाइम को रिड्यूस करवाने में। अपन ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े। ठीक है, टाइम को सेव करना, टाइम को रिड्यूस करना, बहुत सारे टॉपिक पढ़े। तो उसके लिए अपन, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अपन ने टॉपिक पढ़ा था टाइम को सेव करने के लिए, अपन ने टॉपिक पढ़ा था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से हम अपने काम को कंप्लीट करें कि हम वहां पर टाइम को सेव कर सकें। पहले जॉब बी करनी चाहिए, फिर जॉब ए करनी चाहिए, फिर जॉब सी करनी चाहिए, इस तरह से अपन ने वहां पे जॉब का सीक्वेंस देखा। या अपन ने पढ़ा है कि टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम वहां पर चेक करते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था, पहले भी बताया था जब अपन टाइम स्टडी पढ़ रहे थे, कि टाइम स्टडी जो पढ़ा जाता है वो बेसिकली इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम पता लगा सके कि अगर हमारे नॉर्मल शेड्यूल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या नॉर्मल टाइम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उन चेंजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अपन यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में इस टॉपिक को भी, यानी रिडक्शन ऑफ टाइम को भी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर गिवन है रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, मैन्युफैक्चरिंग टाइम में रिडक्शन करना, और मार्केट में नए प्रोडक्ट सर्विसेज को स्पीडली, यानी स्पीडली का मतलब यह है जल्दी से जल्दी, ठीक है, नए प्रोडक्ट सर्विसेज या पुराने प्रोडक्ट सर्विसेज को राइट टाइम पर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, पार्ले जी है, कई सालों से एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल करे जा रही है, लेकिन अपने प्रोडक्ट को वो राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में, राइट प्राइस पर कस्टमर को प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप साइकिल टाइम को रिड्यूस करते हो, या आप स्पीडली काम करते हो मार्केट में नए प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने, तो इसका आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। जैसे मैं आज एग्जांपल, जैसे बायजूस है, ठीक है, बायजूस ने ऑनलाइन एजुकेशन पर ध्यान दिया। ठीक है, तो इसका फायदा मिला इसको कोरोना के अंदर इसको बहुत फायदा, क्योंकि ऑनलाइन में कोरोना के अंदर सारा मार्केट ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, और बायजूस वहां पर पायोनियर था। ठीक है, पायोनियर का मतलब वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को पहले ही स्टार्ट कर चुका था, तो इसका फायदा उसको मिला। और इसका फायदा अब तुम देख रहे हो, कोरोना में उसने उठाया, उसको बहुत सारा फंड मिला, चाइना से बहुत सारा फंड मिला, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारा फंड मिला, तो इसने उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठाया, क्योंकि उसने अपना प्रोडक्ट पहले ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी, जब भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना चाहते हो, या राइट टाइम पर सर्विसेज या राइट टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो,
तो आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको ग्लोबल मार्केट चाहिए, ठीक है, तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। आपको पूरे इंडिया में अपने गुड्स को सप्लाई करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। आपको इंडिया में सबसे अच्छे सप्लायर्स को सर्च करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। आपको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए लॉजिस्टिक चाहिए, तो आपको उसके लिए भी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा आप एडवांस यूज करोगे, नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए, नए सर्विसेज के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा, क्योंकि आप उससे टाइम भी सेव कर पाओगे और आप उससे कॉस्ट भी सेव कर पाओगे, और आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप बेटर डिसीजन मेकिंग भी कर सकते। तो यहां पर पॉइंट दे रखा है, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव लेड टू वास्ट एरे ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आप नए नए प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, उनका डेवलपमेंट कर सकते हो, नए प्रोसेसेस सर्च कर सकते हो, उनको डेवलप कर सकते हो, नए तरह के मटेरियल कंपोनेंट उनको भी आप सर्च कर सकते हो, उनका डेवलपमेंट कर सकते हो। अच्छा, टेक्नोलॉजी में जो इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ऑटोमेशन। आप देख लो कि सारा का सारा प्रोडक्शन का काम होना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो सारी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज होने का फायदा, आप 24 आवर प्रोडक्शन रन कर सकते हो, कॉस्ट कम लगती है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं, और मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम रहती है, आपको फायदा है। कंप्यूटराइजेशन, ठीक है, वही कॉस्ट कम लगती है, गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं, वेस्टेज कम होता है। इसकी वजह से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हो डिसीजन मेकिंग के लिए, और यहाँ पर अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हो ताकि आप जल्दी से लोगों को कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। और जितना जल्दी आप कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को, उनको अपनी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता लगेगा और वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपका और ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक रीसेंट ट्रेंड है। और आप देख लो, ऑर्गेनाइजेशन आज अपने आप को टेक्नोलॉजी एडवांस बनाना चाहती है। जैसे आज हम लोग भी क्या करते हैं, पहले हम लोग भी ऑफलाइन पर ध्यान दिया करते थे, आज हम लोग भी ऑनलाइन ध्यान देना चाहते हैं, अपनी पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं, मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि अभी चलो मार्केट खुल जाएगा लेकिन वापस से लॉकडाउन लग जाएगा, फिर मार्केट खुलेगा फिर लॉकडाउन लगेगा, तो ये प्रॉब्लम रहने वाली है। तो हमें भी क्या चाहिए, हमें भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जिसने पहले पेन ड्राइव बना दी, जिसने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे दिया, जिसने टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया, उसके लिए तो फायदा होगा। जो नहीं कर पाया, जो रिजिड रहा, उसको नुकसान, ठीक है। वर्कर का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आप यहां पर क्या करते हो, जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी केवल रॉ मटेरियल की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होने की वजह से नहीं है। मान लो आप एक अच्छी क्वालिटी का फिनिश गुड बनाना चाहते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का फिनिश गुड बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का तो यूज करना ही पड़ेगा। साथ में आपकी जो वर्कर है, वो वर्कर का भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनका भी वहां पर अच्छी तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर आपके वर्कर इन्वॉल्व नहीं होते क्वालिटी गुड्स बनाने में, तो आप चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीद लो, आप कभी भी क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि अपने घर में एक फंक्शन है और अपन ने एक हलवाई को बुलाया, ठीक है, और हमने उसको मार्केट से सबसे अच्छे जो भी उसने सामान बताया था, वो सबसे अच्छा सामान परचेज करके उसको दिया, सबसे अच्छी क्वालिटी का सब। अब वो हलवाई एफिशिएंट नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक तो वो सामान वेस्ट करेगा और दूसरा वो खाना भी अच्छा नहीं। तो यहां पर है कि अगर आपको अपने वर्कर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि मान लो आप अच्छा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो लेकिन वर्कर अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, वर्कर डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है, वर्कर अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा बाद में। तो वर्कर का इन्वॉल्वमेंट भी ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक रिसेंट ट्रेंड। ऑपरेशन मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है वर्कर को इन्वॉल्व करने में, उनको उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करने में, उनको ट्रेनिंग देने में ऑपरेशन मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो इसमें पढ़ के देख लेते हैं। द रिसेंट ट्रेंड इज टू असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिसीजन मेकिंग। हम वर्कर को रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और कौन से वर्कर को, लोअर लेवल,
जो सबसे नीचे काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को। इस चीज को कहा जाता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग में, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प ले, उनको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो वर्कर भी आपके लिए इन्वॉल्व रहेगा, वर्कर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका कॉम्पिटिटिव फायदा मिलेगा। री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को दोबारा से डिजाइन कर रहे हैं, और री इंजीनियरिंग आपने एसएम में पढ़ा है। ठीक है, पूरा टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एसएम में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं इसको यहां पर फिर ज्यादा समझाना सही नहीं समझता। उसके बाद में है एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, ये भी अपन आईएसओ में पढ़ते हैं। जैसे आईएसओ 14000, तुमने आईएसओ पढ़ा होगा तो उसमें 14000 पढ़ा होगा। आईएसओ 14000 जो यूज किया जाता है वो एनवायरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, ताकि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रह सके, ताकि सोसाइटी को नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो आप इसके लिए भी क्या करते हो, वेस्ट को कम करने की कोशिश करते हो, वेस्ट को रिसाइकिल करने की कोशिश करते हो, जो केमिकल यूज करते हो वो कम टॉक्सिक होते हैं, यानी कम पॉइजनस होते हैं केमिकल, लेकिन ऑर्गन यानी सोसाइटी को ज्यादा नुकसान नहीं करते, एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं करते। उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल होते हैं प्रोडक्ट, यानी आप उनको, जो भी आपके वेस्टेज बच रहा है, ठीक है, या जो भी आपके पास में प्रोडक्ट अवेलेबल है, या जो भी आप, जैसे कि आप देख लो, जैसे आप कभी आप ऑब्जर्व करना, आप जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है डोंट सेंड कटलरी। ठीक है, तो डोंट सेंड कटलरी पे अगर आप टिक करते हो तो फिर आपको प्लास्टिक आइटम्स भेजे नहीं जाते साथ, जैसे प्लास्टिक की स्पून, प्लास्टिक का फॉर्क, ठीक है, और कोई प्लास्टिक आइटम होता है वो उसके साथ में नहीं भेजा जाता। ठीक है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि आप ऐसी चीज यूज नहीं करना चाहते जिसको डिग्रेड नहीं किया जा सके बायोलॉजी से। डिग्रेड का मतलब है जिसको खत्म नहीं किया जा सके, जैसे प्लास्टिक खत्म नहीं हो सकता, आप उसको जला लो, आप उसको पानी में फेंक दो, कुछ भी कर लो, प्लास्टिक अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है लेकिन वो खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मटेरियल यूज करना जो बायोडिग्रेडेबल हो, ताकि एनवायरमेंट को आप कम से कम नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग, यानी आप जो अपना कॉर्पोरेट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे समझ रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कि वो कम प्रोड्यूस करे लेकिन क्वालिटेटिव प्रोड्यूस करे, कम प्रोड्यूस करे लेकिन क्वालिटेटिव प्रोड्यूस करे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एप्पल साल में 1 या 2 फोन लेकर आता, सैमसंग 10 फोन लेकर आता, शाओमी 20 फोन लेकर आती, ओप्पो वीवो 20 फोन लेकर आती। तो इसको बोला जाता है ओबेसिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओबेसिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ओबेसिटी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन राइट साइजिंग ऑर्गेनाइजेशन या डाउन साइजिंग कॉर्पोरेट उनको बोला जाता है जो कम गुड प्रोड्यूस करती है, क्वालिटेटिव गुड प्रोड्यूस करती है अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने। ठीक है, तो यहां पर बोला जाता है डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग हैज बीन फोर्स्ड ऑन फर्म्स टू शेड देयर ओबेसिटी, अपनी ओबेसिटी को छुपाने के लिए खत्म कर। दिस हैज बिकम नेसेसरी ड्यू टू कंपटीशन, लोअरिंग प्रोडक्टिविटी। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो वेस्टेज ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम रहेगी, वहां पर आपको सप्लायर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मार्केट में इन चीजों की प्रॉब्लम होती है क्योंकि रॉ मटेरियल अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को लोअर कर सको तो ज्यादा बेटर रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। प्रोडक्ट प्रॉफिट को इंप्रूव कर सको, आप दुनिया भर के प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर उनके लिए अलग अलग तरह के मार्केट सर्च करते हो, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हो उनके लिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है डिसीजन मेकिंग। तो आप क्या करते हो, अपनी कॉर्पोरेट को या तो डाउन साइजिंग करते हैं। डाउन साइजिंग का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है, आप उनको कम करने की कोशिश करें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। या राइट साइज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज उतने ही होंगे लेकिन क्वांटिटी कम अवेलेबल। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
तो यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में बातचीत करें। ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेंड है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी कॉस्ट लगती है। पैकेजिंग कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, इन्वेंट्री कॉस्ट लगती है, कैरिंग कॉस्ट लगती है, स्टोरेज कॉस्ट लगती है, बहुत सारी पैकेजिंग कॉस्ट लगती है। उसके अलावा डिलीवरी बॉय की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगती है। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉस्ट लगती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट अपनी क्या हेल्प करता है? इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में, ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम लग सके और कस्टमर को आप ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। और लास्ट पॉइंट है लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन का मतलब यह है कि आप देखो, हाई क्वालिटी गुड्स बना रहे हो हाई वॉल्यूम में, लेकिन आप वैरायटीज कम रख रहे हो। जैसे कि एप्पल 1 या 2 आईफोन बनाती है साल में, तो हाई क्वालिटी गुड्स, उनका वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है, वैरायटी लेकिन 1 या 2 ही। आपको 1 या 2 ही आईफोन अवेलेबल होंगे एक साल, ठीक है? तो इसको बोला जाता है लीन प्रोडक्शन, ठीक है? Production system have become lean production system which use minimal amount of resources to produce high volume of high quality goods with some variety। some का मतलब 1 या 2 वैरायटी में काम हो जाता है, ठीक है? जैसे आप मान लो किसी शूज की शॉप पर जाओ, ठीक है, किसी शूज सैंडल की शॉप पर जाओ, वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज या सैंडल अवेलेबल है, लेकिन शूज में केवल 2 ही वैरायटी है, सैंडल्स में केवल 2 ही वैरायटी है, ठीक है? तो वो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वो शूज, सैंडल्स, चप्पल वाला बिजनेस वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता लीन प्रोडक्शन, क्योंकि उनको वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो वो लोग लीन प्रोडक्शन नहीं कर सकते। टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, उनका लीन प्रोडक्शन हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी को गुड्स बनाओ, वैरायटीज कम रखो और वॉल्यूम उनका ज्यादा, ठीक है? जैसे कि एक टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, एक टीचर ये बोलता है कि मैं केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा या 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा और उसी सब्जेक्ट में अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा, ठीक है? तो उसको लीन बोला जाता है, लीन प्रोडक्शन। तो टीचर के लिए हो गया वो लीन सर्विस, ठीक है? नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड प्रोडक्शन डिजाइन। तो प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब है कि जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिजाइन कैसी होगी, वो किस तरह का दिखेगा, उसकी पैकेजिंग किस तरह की होगी, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे, ठीक है? वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे, ठीक है? तो ये सब आते हैं प्रोडक्ट डिजाइन के। तो अपन पढ़कर देख लेते हैं टॉपिक प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन है यहाँ पर अ मैन्युफैक्चरर डेवलप द प्रोडक्ट डिजाइन टू सेटिस्फाई कस्टमर एंड गेन अ डिफरेंशियल एडवांटेज। देखो, OnePlus का फोन लो, एप्पल का फोन लो, सैमसंग का फोन, तीनों का फोन फंक्शन सारे एक ही तरह के होते हैं, लेकिन तीनों के फोन दिखते अलग अलग तरह के, उनका लुक अलग अलग तरह का, ठीक है? तो प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बना रहे हो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। तीनों ही मोबाइल फोन बना रही है, लेकिन तीनों के प्रोडक्ट डिफरेंट, किसी में कम फंक्शंस होते हैं, किसी में ज्यादा फंक्शंस होते हैं, किसी में सॉफ्टवेयर बेटर होता है, किसी में हार्डवेयर बेटर होता है, किसी के लुक्स ज्यादा बेटर लगते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट डिजाइन इज कंसर्न विद द फॉर्म एंड फंक्शन। ध्यान रखना, फॉर्म का मतलब है विजुअल अपीयरेंस, फंक्शन का मतलब है अच्छा प्रोडक्ट जिसमें अच्छे अच्छे फंक्शंस हो, जो अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है? जैसे आजकल जो टीवी होते हैं, वो टीवी का भी काम करते हैं, वो अपने कंप्यूटर के लिए मॉनिटर का भी काम करते हैं, और वो साथ में स्मार्ट भी होते हैं कि आप उसमें डेटा कार्ड वगैरह लगा सकते हो, या आप उसमें डिवाइसेस लगा सकते हो, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, और वहां से स्ट्रीम कर सकते हो, ठीक है? तो फंक्शनल एंड फॉर्म, तो फंक्शनल का मतलब है कौन कौन से फंक्शन उस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है, और फॉर्म का मतलब है उसकी अपीयरेंस कैसी, उसके लुक्स कैसे, ठीक है? Product design is concerned with the form and function of a product. Form design involves determination of what a product look like. किस तरह का प्रोडक्ट होगा, ठीक है? उसकी शेप कैसी होगी, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी,
ठीक है, वो किस तरह के प्रोडक्ट से बना होगा, व्हाट इट विल बी मेड ऑफ, ठीक है, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, कौन कौन से हार्डवेयर होंगे, ठीक है। और फंक्शनल डिजाइन का मतलब है कि अपना जो प्रोडक्ट अपन ने बनाया है वो परफॉर्म कैसे करेगा और वो क्या परफॉर्म करेगा। जैसे कैलकुलेटर क्या परफॉर्म करने वाला है, कैलकुलेशन परफॉर्म कैसे करेगा, कीज को प्रेस करने के बाद में, वो सॉफ्टवेयर की को प्रेस करोगे तो हार्डवेयर यूज कर रहे हो, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर की प्रेसिंग के अकॉर्डिंग बिहेव करता है और तुम्हें वहां पर रिजल्ट बताता है फाइनली, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिजाइन में दो चीजें इन्वॉल्व होगी, फंक्शनल डिजाइन और फॉर्म डिजाइन। फॉर्म डिजाइन के अंदर आ गया कि उसकी शेप कैसी होगी, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसके विजुअल कैसे होंगे, ठीक है, उसके लुक्स कैसे होंगे। और फंक्शनल डिजाइन में आ गया कि वो क्या परफॉर्म करेगा, कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा। तो फंक्शनल डिजाइन पहला पॉइंट है, यहां पर वो देख लेते हैं। फंक्शनल डिजाइन इज कंसर्न्ड विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। कैलकुलेटर लुक में अच्छा हो या नहीं हो, मोबाइल फोन लुक में अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कैलकुलेटर के लिए, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। मोबाइल फोन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, कॉलिंग करना, मैसेजेस पढ़ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना, वो सबसे जरूरी चीज है एक मोबाइल फोन के लिए, एक कैलकुलेटर के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक राइटिंग पैड यूज करूं, तो राइटिंग पैड के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, मैं उस राइटिंग पैड को यूज करके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ लिख सकूं, वो सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। वो उस राइटिंग पैड में अवेलेबल होनी चाहिए। मान लो बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो कंप्यूटर में जैसे मैं राइट करता हूं, इस तरह से राइट करता हूं, वो राइट नहीं कर पाता, तो उसका फायदा क्या हुआ, उसके लुक्स का क्या करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और वो जो भी आपके प्रोडक्ट के फंक्शन है उन सारे फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, टेलीविजन सेट की पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रादर देन उसका लुक, ठीक है। उस वो कैसा दिख रहा है उससे ज्यादा मैटर करता है कि क्या उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, क्या उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। तो फंक्शनल डिजाइन इंपॉर्टेंट है सबसे। दूसरा है फॉर्म डिजाइन। फॉर्म डिजाइन इन कंसर्न विद द अपीयरेंस एंड विजुअल कंसीडरेशन, कैसे लुक्स है उसकी साइज क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वेट क्या है, ठीक है। और ये भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज जैसे अपन फोन वगैरह यूज करते हैं, तो फोन का जो वॉल्यूम होता है, या फोन का वेट की बात करें, फोन का जो वेट होता है वो वेट होता है 150 ग्राम से 200 ग्राम के आसपास। मान लो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फोन बनाने लग जाए जिनका वेट 500 ग्राम हो, 600 ग्राम हो, ठीक है, तो वो फोन फिर कोई भी कैरी नहीं कर पाए। तो फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्म भी, उसकी साइज, उसकी शेप, उसका वॉल्यूम, उसका वेट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर अपन दोनों में कंपेयर करें तो फंक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया अपना प्रोडक्ट की डिजाइन। तो प्रोडक्ट की डिजाइन में दो चीजें हो गई, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। दूसरा है प्रोसेस की डिजाइन। जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से कंप्लीट होगा, उसका प्रोडक्शन एक सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा उसके प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हमें डिजाइन करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर डिजाइन करना है कि कौन सा वर्क स्टेशन पहले काम करेगा, कौन सा बाद में काम करेगा, ठीक है। हमें उसका पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा जैसे हम बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम में, कि कौन सी एक्टिविटीज एक साथ कंप्लीट होगी, कौन सी एक्टिविटीज को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर अपने को प्रोसेस की डिजाइन भी बनानी पड़ेगी। तो प्रोसेस डिजाइन में दे रखा है, प्रोसेस डिजाइन इज कंसर्न्ड विद द ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो इसमें बेसिकली अपन दो टॉपिक यूज करते हैं, एक तो अपन यूज करते हैं सीक्वेंसिंग और एक अपन यूज करते हैं नेटवर्क टाइप। कौन सा कौन सा टास्क पहले कंप्लीट करना है, कौन सा बाद में कंप्लीट होगा, किस टास्क को कितना वेट करना पड़ेगा, कौन से को डिले किया जा सकता है, कौन से को डिले नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है अपनी प्रोसेस डिजाइन। तो प्रोसेस डिजाइन इन कंसर्न विद द ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, प्रोसेस डिजाइन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रोडक्ट की जो डिजाइन है
उसको हम जो ऊपर प्रोडक्ट की डिजाइन के बारे में बात की थी, यानी हमने बात की थी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में, उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट हम सीक्वेंशियल कर सकते हैं। ठीक है। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वर्क स्टेशन, किस तरह के वर्क स्टेशन यूज होंगे, किस तरह के रिसोर्सेज यूज होंगे, किस तरह के अपने वर्कर काम करेंगे, किस तरह के एम्प्लॉयज वर्क करेंगे। ठीक है। किस तरह की मशीन्स काम करेंगी, किस तरह की इक्विपमेंट्स काम करेंगे, उनके बारे में यहां पर समझा। ठीक है। और लास्ट है अपना यहाँ पर प्रोडक्शन डिजाइन। तीन तरह की डिजाइन हो गई, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन डिजाइन का मतलब समझना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं। मान लो दो वर्कर है, वर्कर ए, वर्कर बी। वर्कर ए ने काम किया और काम करके उसने 50 यूनिट्स बनाई। वर्कर बी ने काम किया और उसने 30 यूनिट्स बनाई। ठीक है। तो डेफिनेटली वर्कर ए ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ क्योंकि वो ज्यादा यूनिट्स बना रहा है। वर्कर ए ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ, वो ज्यादा यूनिट्स बना। लेकिन अब समझ, वर्कर ए ने 50 यूनिट बनाने में 10 घंटे लगाए, 50 यूनिट बनाने में 10 घंटे लगाए, और वर्कर बी ने 30 यूनिट बनाने में 5 घंटे। कौन सा वर्कर ज्यादा एफिशिएंट हुआ? वर्कर बी अपना ज्यादा एफिशिएंट। तो प्रोडक्शन डिजाइन भी इसी चीज के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन है ना, यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये पढ़। A product or service design is one way may be costly to the produce, but it may be somewhat less costly when designed in another way. ठीक है, समझ रहे हैं? हो सकता है कि वर्कर ए ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कर बी को हम नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि वर्कर बी ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, वर्कर बी ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्कर ए को नेग्लेक्ट करें क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव। ठीक है, समझ रहे हैं यहां पर? जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देके समझाऊं। जो भी बैट्समैन ओपनिंग के अंदर आते हैं, लोग ओपनिंग बैट्समैन ने किसी ने ओपनिंग की और उसने रन स्कोर किए, मान लो 120 रन स्कोर, उसने 120 स्कोर रन करने के लिए 100 बॉल्स खेली। फिर एक वर्कर है ना, फिर क्या हुआ कि 2-3 विकेट गिरे, फिर फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे कोई बैट्समैन आया, उसने भी 120 रन स्कोर किए, लेकिन क्या होता है लास्ट में थोड़ा सा तेज खेलना पड़ता है, तो उसने 80 बॉल्स में ये काम कर दिया। अच्छा, इसका मतलब ये ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ओपनिंग बैट्समैन नहीं टिकता, वो ज्यादा बॉल्स नहीं खेलता, वो सामने वाले प्लेयर्स को नहीं थका, शुरुआत में तो सारे प्लेयर्स एनर्जेटिक होते हैं, धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है, स्टेमिना कम होती जाती है, बॉल खराब होती जाती है। शुरुआत में बॉल भी अच्छी होती है, स्विंग अच्छा करती है। अगर वो शुरुआत में ऐसा नहीं करता तो बाद वाला प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब यह है कि आप दोनों को ही नहीं छोड़ सकते। आप बाद वाले प्लेयर ने जिसने भी 120 रन बनाए और आपने ओपनिंग प्लेयर जिसने भी 120 रन बनाए, दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म किया। एक ज्यादा प्रोडक्टिव है, एक ज्यादा एफिशिएंट है। तो प्रोडक्शन डिजाइन वो जो बात करता है, प्रोडक्शन डिजाइन बात करता है कि जो भी आप प्रोसेस डिजाइन कर रहे हो या जो भी आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, वो एक दूसरे पर बेस्ड होती है, वो एक दूसरे पर बेस्ड होती है, और आप उन दोनों को ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हो सकता है प्रोसेस प्रोडक्ट डिजाइन कॉस्टली हो, ठीक है, हो सकता है प्रोडक्ट डिजाइन लेस कॉस्टली हो सकता है प्रोसेस डिजाइन कॉस्टली हो, प्रोसेस डिजाइन लेस कॉस्टली हो, लेकिन आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। समझना, एक और एग्जांपल समझो। मान लो कि मैं एक मोबाइल फोन सेलर, ठीक है, मैं एक मोबाइल फोन सेलर और मैं अपने मोबाइल फोन सेल करता हूँ दिल्ली के अंदर। मेरे से एक बंदा, मेरा एक कस्टमर जयपुर के अंदर रहता है और वो जयपुर में अपना मोबाइल फोन मेरे से मंगवाता है और मैं उसको जयपुर मोबाइल फोन वो डिस्पैच कर देता हूँ लॉजिस्टिक्स। अच्छा, लॉजिस्टिक के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मेरे पास इंडियन पोस्ट है, इंडियन पोस्ट की नॉर्मल पोस्ट है जो 50 रुपए चार्ज कर रही है। एक मेरे पास ब्लू डार्ट है, समझ सकते, जो मेरे से चार्ज कर रही है
120। मैं इंडियन पोस्ट को सेलेक्ट करूंगा या ब्लू डार्ट को सेलेक्ट? मैं ब्लू डार्ट को सेलेक्ट, ठीक है। जो मैं ब्लू डार्ट को सेलेक्ट करूंगा, मेरे को पता है इंडियन पोस्ट सरकारी है, तो सरकारी काम जरूरी नहीं, क्योंकि मोबाइल फोन एक फ्रेजाइल क्वालिटी, फ्रेजाइल तरह का प्रोडक्ट है, टूट सकता है जो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे लॉजिस्टिक वाले को सेलेक्ट करूं जो इस फ्रेजाइल प्रोडक्ट को सही तरह से डिलीवर कर सके कस्टमर। अब मैं यहाँ पर कॉस्ट कम करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो मैं टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट अगर लॉजिस्टिक को यूज करता हूँ तो वो जल्दी पहुंचाएगा, और दूसरा मैं अपने प्रोडक्ट को सेव करने की कोशिश कि मेरा प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं हो जाए डिलीवरी के कारण या लॉजिस्टिक के कारण। तो प्रोडक्शन डिजाइन जो है ना, वो यहाँ पर बात करता है प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस डिजाइन के बारे में, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, अपन प्रोडक्ट डिजाइन क्यों करते हैं। अपन ने जो ऊपर टॉपिक पढ़ा है प्रोडक्ट डिजाइन, इसके बारे में बात कर रहा है कि अपन प्रोडक्ट डिजाइन क्यों करते हैं। देखो, रीडिजाइन करने के पीछे या प्रोडक्ट को डिजाइन करने के पीछे जो मेन मोटिव है वो है कि आपको आपके कस्टमर को नया प्रोडक्ट ऑफर करना, ठीक है। जो इसका सबसे मेन रीजन है प्रोडक्ट डिजाइन का या रीडिजाइन का, इसका मतलब ये हो गया कि आपको आपके कस्टमर को नया प्रोडक्ट ऑफर करना है ताकि आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सके, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना है, आपको अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज करना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है समटाइम्स प्रोडक्ट डिजाइन इज एक्चुअली रीडिजाइन। क्या होता है कि प्रोडक्ट डिजाइन होता है ना, वो एक्चुअल में पुराने ही प्रोडक्ट को दोबारा से डिजाइन किया जाता है, या इसमें आगे भी लिखा है कि एग्जिस्टिंग डिजाइन में ही मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, और उससे, यानी वो बोल रहा है, समझ रहे इसको, प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब ये होता है कई बार कि आपने पुराने प्रोडक्ट को दोबारा से डिजाइन किया या उसको मॉडिफाई किया, रादर देन कि आपने पूरे ही प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसके पीछे जो रीजन होते हैं ना, वो ज्यादातर जो रीजन होते हैं ऐसा करने के पीछे कि आप पुराने प्रोडक्ट को ही मॉडिफाई कर रहे हैं या पुराने प्रोडक्ट को ही रीडिजाइन कर रहे हैं, उसके पीछे जो रीजन होते हैं वो होते हैं कस्टमर की कंप्लेंट, ठीक है, प्रोडक्ट को यूज करने के कारण होने वाली इंजरीज, एक्सीडेंट्स, वारंटी क्लेम, एक्सेसिव वारंटी क्लेम्स, ठीक है। और यानी वारंटी क्लेम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कस्टमर उस प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है और कस्टमर उसकी वारंटी को बार बार क्लेम कर रहे हैं उसमें। जैसे अभी देखो, मैं एक केस बताता हूँ कि मेरे गाड़ी की बैटरी खराब हुई, मैं गाड़ी की बैटरी सही करवाने गया, उससे चार्ज करके वापस से लगा दी, 5 दिन बाद वापस से खराब हो गई बैटरी, सेल्फ स्टार्ट करना बंद हो गया, फिर वापस से मैं उसके पास गया, उसने वापस से बैटरी को चार्ज करके लगा दिया। तीसरी बार जब मैं उसके पास गया, यानी वही 5-7 दिन में बैटरी खत्म हो गई, वापस से उसके पास गया, तो उसने दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस से बैटरी चार्ज करके लगा। लेकिन वापस से जब मैं 5-7 दिन हुए, वापस से बैटरी खत्म हो गई, मैं वापस से उसके पास गया, तो उसने क्या किया फिर मेरे को, क्योंकि बैटरी वारंटी में थी, मैं उसकी सर्विस को बार बार क्लेम कर रहा था, तो उसने क्या कर दिया कि उस प्रोडक्ट को हटा के उसने मेरे दूसरा प्रोडक्ट वहां पर लगा दिया, उस बैटरी को हटा के कोई नई बैटरी उसने मेरे वहां पर लगा दी, या आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो। इस कंडीशन में क्या होगा, आप पुराने ही प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर दो, ठीक है। आगे देख रखा है व्हाट डज प्रोडक्ट डिजाइन डू, प्रोडक्ट डिजाइन से होता क्या, प्रोडक्ट डिजाइन से होता क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से डिवीजन, कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट डिजाइन कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, और इसका पता कहां से लगता है, मार्केटिंग डिवीजन से, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिफाइन किया जाता है, रिफाइन का मतलब हो गया रीडिजाइन, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मॉडिफिकेशन करना है, कस्टमर की कंप्लेंट है, पता कैसे लगेगा, मार्केटिंग से, ठीक है। मार्केटिंग वाले हेल्प करते हैं, उसके मार्केटिंग डिवीजन हेल्प करता है। नए प्रोडक्ट को डेवलप करना है, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर में आ गया, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्शन वाले डिवीजन यहां पर काम करेंगे। क्वालिटी को फॉर्मुलेट करना है, क्वालिटी गोल्स, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी गोल्स, मतलब ये कि आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी बनानी है, ऐसा आपने गोल बनाया, फॉर्मुलेट करना है। प्रोडक्शन
टीम काम करेगी और क्वालिटी एश्योरेंस जो टेस्टिंग वगैरह का काम करती है वो यहाँ पर डिवीजन काम में आएगी। उसके लिए आपने कॉस्ट टारगेट्स बनाए, ठीक है, तो यहां पर आपकी हेल्प करेंगे अकाउंट्स और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हेल्प करेगा यहाँ पे आपकी। उसके अलावा जैसे मैंने बताया ना आपको कि जैसे आप समझ रहे हैं चीज, कभी भी है ना, आपने सुना होगा कि इंडिया ने एक मिसाइल बनाई और उसको टेस्ट किया। तो इंडिया कभी भी टेस्ट करता है तो वो मिसाइल को टेस्ट नहीं करता, वो उसका प्रोटोटाइप बनाकर टेस्ट करता है। वो उसके जैसा एक छोटी मिसाइल बनाएगा और उसको बनाकर टेस्ट करेगा। तो कंस्ट्रक्टिंग प्रोटोटाइप्स एंड टेस्टिंग दोस प्रोटोटाइप को कंस्ट्रक्ट भी किया जाता है, यानी प्रोडक्ट से एक, जैसे मान लो कि आप कोई बड़ा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो और उस प्रोडक्ट को आप टेस्ट नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे कि उसका छोटा वर्जन बनाओगे, उसको कंस्ट्रक्ट करोगे और उसको टेस्ट करोगे, हेल्प करेंगे मार्केटिंग और प्रोडक्शन। और उसके बाद में डॉक्यूमेंटिंग स्पेसिफिकेशन कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है, कौन कौन से हार्डवेयर लगे हुए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगे हुए, ये सब प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं फॉर्म। लुक कैसा है, 6 इंच की स्क्रीन लगी हुई है, टच स्क्रीन है या नहीं है, फिंगरप्रिंट कहां पर है, तो ये सब आ जाएगा प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्ट डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कस्टमर की रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। जैसे मैंने बताया, अपने पास 500 ग्राम का कोई फोन नहीं आता है, 700-800 ग्राम का कोई फोन नहीं आता है, 5-10 किलो का कोई लैपटॉप नहीं आता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि 100-150 ग्राम का फोन होना चाहिए, हल्का फोन होना चाहिए, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा लैपटॉप जो है 2-3 किलोग्राम का होना चाहिए ताकि हम उसको अच्छी तरह कैरी कर सकें। तो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है द डिजाइनर मस्ट फाइंड आउट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सूट द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर फॉर यूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटर या यूजर को कन्वीनियंस होना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम आने वाले होते हैं, उन प्रोडक्ट को इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो कस्टमर, ताकि उनको यूज करने वाला, उसमें इस तरह की मशीन लगाई जाती है, इस तरह के टूल्स लगाए जाते हैं ताकि जिस वर्कर को वो मशीन दी जाएगी वो वर्कर वो उस मशीन को उस तरह से यूज कर सके, उसके लिए वो कंफर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट रखा है ट्रेड ऑफ बिटवीन फंक्शन एंड परफॉर्म। आप क्या करना चाहोगे, फंक्शनल डिजाइन और फॉर्म डिजाइन जो हमने यहां पर ऊपर पढ़ा था, ठीक है, फंक्शनल डिजाइन और फॉर्म डिजाइन हमने यहां पर पढ़ा था, इन दोनों के बीच में आप बैलेंस करना चाहो। ट्रेड ऑफ का मतलब है यहां पर इन दोनों के बीच में बैलेंस करना चाहो कि उसके लुक्स भी अच्छे हो और उसके फंक्शंस भी अच्छे हो। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज। हम किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस तरह से उसकी डिजाइन की जाए, ठीक है। सबसे पहले जो पहले तुम समझा, पहले मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर आया करते थे तो वो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हुआ करते थे। अब जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो बेस्ड होते हैं एंड्रॉइड पर, वो बेस्ड होते हैं आईओएस पर। तो नया मटेरियल मिला आपको तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इंप्रूवमेंट किया, नए नए प्रोडक्ट को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड बेटर मटेरियल, ताकि आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइन को इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जो डिजाइनर्स होते हैं वो नए नए डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहते, ठीक है, कि मार्केट में किस तरह के नए प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे एप्पल ने जब आईफोन एक्स बनाया था तो आईफोन एक्स में उसने पहली बार फेस रिकॉग्निशन दिया था, ठीक है। उसी फेस रिकॉग्निशन को यूज करते हुए बाद में मोबाइल कंपनीज उस तरह के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज करने लगे। तो मार्केट में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, डिजाइनर इसको ध्यान में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल यूज करेंगे और प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। किस तरह के मेथड आप यूज कर रहे हो, किस तरह के इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो, इससे भी इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की डिजाइन पर, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है डिजाइनर मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। डिजाइनर को ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस तरह के मेथड यूज कर रहे हैं, किस तरह के प्रोसेस यूज कर रहे हैं, किस तरह के इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, किस तरह का प्रोसेस यूज किया जाएगा ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट और प्राइस का ध्यान रखा जाता है। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है
अगर आपको मार्केट में कंपटीशन करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, यानी आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और साथ साथ में वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के भी होने चाहिए। तो इस पॉइंट में इसी के बारे में बात की गई। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन डिजाइनर्स, डिजाइनर पर प्रेशर होता है कि वो डिजाइन करे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, साथ में वो क्वालिटेटिव भी, ठीक है। तो ये भी यहां पर मैटर करता है, कॉस्ट प्राइस पे मैटर करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है कि आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट की डिजाइन उस तरह से की जाएगी, आप अगर ठीक ठाक क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसी तरह की स्पेसिफिकेशन, उसी तरह की फॉर्म, उसी तरह के फंक्शंस वहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस की कैपेबिलिटी। तो प्रोसेस की कैपेबिलिटी पर समझना, द प्रोडक्ट डिजाइन शुड टेक इनटू कंसीडरेशन द क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। मतलब है कि आपका जो, यहां पर समझना कन्फर्मेंस का मतलब क्या है। यहां पर इसका मीनिंग है द डिग्री टू विच द क्वालिटी ऑफ डिजाइन इज अचीव इन मैन्युफैक्चरिंग। आप मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह की डिजाइन, किस क्वालिटी की डिजाइन को अचीव करना चाहते हो, ठीक है। मतलब आपका प्रोसेस क्या करने में, या आपका डिवीजन, आपका डिपार्टमेंट क्या करने में कैपेबल है, तो आप प्रोसेस को उसी तरह से डिजाइन करोगे। जैसे कि मान लो, समझ सक, मैं अकाउंटिंग नहीं पढ़ा सकता, मैं अकाउंटिंग पढ़ाने में कैपेबल नहीं हूं, तो मैं उसको अचीव करने की कोशिश भी नहीं करता। मैं अपने प्रोडक्ट को, मैंने अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट को डिजाइन कर रखा है, मैं जैसे एसपीएम पढ़ाता हूं मैंने उसको डिजाइन कर रखा है, मैंने मैथ्स से स्टेट्स पढ़ाता हूं मैंने उसको डिजाइन कर रखा है। तो यहां पर क्या है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कि हमारा प्रोसेस क्या करने में कैपेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करें। तो प्रोसेस की कैपेबिलिटी का पता कैसे लगेगा, उस प्रोसेस में यूज होने वाले मशीन, इक्विपमेंट और वर्कर्स, ठीक है, कि हम अपने प्रोसेस को कितना कैपेबल बना सकते। इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। मान लो कि आपको नए प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आपको नए प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी देखना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट नए प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म और फंक्शन एटलीस्ट उस तरह के हो जो आपके पुराने वाले प्रोडक्ट में अवेलेबल है, और आप बेटर है कि आप उसको इंप्रूव करें, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट डिजाइन बाय रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन। आप अगर नए प्रोडक्ट की डिजाइन बना रहे हो पुराने प्रोडक्ट की डिजाइन को हटाकर, तो आपको इस चीज को कंसीडर करना चाहिए कि आप जो स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज कर रहे हो, जो कंपोनेंट यूज कर रहे हो, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूज कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हो, उसको नए मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिक्स कर सकते, ठीक है। जैसे कि पुरान हो सकता है कि आप नए मोबाइल फोन बना रहे हो, उसमें पुराने मोबाइल फोन वाला ही कैमरा यूज करो। आप नए मोबाइल फोन बना रहे हो, उसमें पुराने मोबाइल फोन का मदरबोर्ड यूज करो। आप नए मोबाइल फोन बना रहे हो, उसमें पुराने फोन में यूज होने वाली रैम यूज करो। तो आप उनका अच्छी तरह से मिक्सचर तैयार करोगे, यानी आप नए प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, लेकिन आप उसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का इफेक्ट भी देखो कि अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो दोनों फोन में यूज किया जा सकता है या दोनों प्रोडक्ट में यूज किया जा सकता है, कोई पार्ट ऐसा है, कोई कंपोनेंट ऐसा है, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है, तो आप उसको कंटिन्यू रखो। और पैकेजिंग, पैकेजिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पैकेजिंग डिजाइन। कई बार मैं तुम्हें बताता हूं, कई बार आप अगर पैकेट को नए तरह से डिजाइन करते हो, कई बार आप पैकेट को नए तरह से डिजाइन करते हो तो उसको भी नया प्रोडक्ट ही बोला जाता है, ठीक है। और आप डिजाइन पैकेट को नए तरह से क्यों कर रहे हो, ताकि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सको, ठीक है। आप देख लो पैकेट हमेशा इसी तरह से डिजाइन होता है ताकि उनमें सेल्स अपील हो। तो पैकेजिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड पैकेज डिजाइनिंग, एंड प्रोडक्ट डिजाइन गो हैंड इन हैंड विद इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। पैकेज डिजाइनिंग मस्ट टेक इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग सच एज आपका गुड सेफ रहे उसके अंदर, और आप उस पर राइट प्रमोशन भी कर सकते, आपका गुड भी सेफ हो उस पैकेट के अंदर और उस पैकेट के ऊपर राइट प्रमोशन भी। और अट्रैक्टिव पैकेजिंग डिजाइन अगर आप बनाते हो तो वहां पर क्या होता है, सेल्स अपील होती है ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टॉपिक यहां पर
आप है ना इन सारे टॉपिक्स को पढ़कर देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही तो आप मेरे को मैसेज डाल देना, मैं उस टॉपिक का आपको रिप्लाई कर दूं। नेक्स्ट है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोडक्ट डिजाइन। नए प्रोडक्ट की डिजाइन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फंक्शन और परफॉर्म, आपका जो नया प्रोडक्ट है वो फंक्शन करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। आपके नए प्रोडक्ट की अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। एस्थेटिक मतलब अपीयरेंस की होती है, लुक्स होते हैं, ठीक है। उसकी स्टाइल, उसका कलर, उसका लुक, उसकी फील, ठीक है। ये नए प्रोडक्ट की डिजाइन में होना चाहिए। प्रोडक्ट रिलायबल होना चाहिए, ज्यादा लंबे टाइम तक आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सको, ठीक है। प्रोडक्ट की मेंटेनेंस आसान होनी चाहिए, लिखा हुआ है आफ्टर द ब्रेकडाउन मेंटेनेबिलिटी, प्रोडक्ट के खराब होने के बाद में उसको रिस्टोर जल्दी किया जा सके, ठीक है। तो मेंटेनेबिलिटी आसान होनी चाहिए। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उसकी कंटिन्यू सर्विस, आपको कंटिन्यू मिलनी चाहिए सर्विस उसकी, ठीक है। प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी, यानी वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके दे सके आपको कम से कम टाइम के अंदर, तो वो बेटर होनी चाहिए, ठीक है। कम कॉस्ट लगाए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्विकली प्रोड्यूस करे, कम कॉस्ट लगाए, ठीक है। ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो। सिंप्लीफिकेशन, प्रोडक्ट सिंप्लीफाई होना चाहिए आपका, सिंपल होना चाहिए प्रोडक्ट, ताकि उसको यूज करना ज्यादा आसान हो। उस प्रोडक्ट पर एक सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड बंदा भी परफॉर्म कर सके उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट डिजाइन को। प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए लोगों को। आप डिस्क्रिप्शन देते हो ना, हमने ये मोबाइल फोन में ये चिपसेट लगा रखा है, ये रैम लगा रखी है, इतने जीबी की रोम लगा रखी है, इतने जीबी की रैम है, इतनी जीबी की हार्ड डिस्क लगा रखी है, हमने ये उसके चेंज की स्क्रीन लगा रखी है, टीएफटी है, ओएलईडी है, एमोलेड प्लस स्क्रीन है, तो स्पेसिफिकेशन रहना चाहिए। और साथ में प्रोडक्ट डिजाइन करते टाइम आप उसकी सेफ्टी पर भी ध्यान रखो कि प्रोडक्ट यूज करने से किसी को हेल्थ हैजार्ड्स नहीं, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, आप इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोडक्ट डिजाइन करते टाइम आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन करने के फायदे क्या? फायदे, आप प्रोडक्ट को आसान बनाते हो यूज करने की, आप उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करते हो, आप उसके अपीयरेंस को इंप्रूव करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हो। जैसे अपने बोला जाता है ना, BS3 और BS6 के स्कूटर्स आने लग गए, कार्स आने लग गई, बाइक्स आने लग गई। तो BS3 और BS6 में फर्क क्या है? BS6 जो है उसके इंजन की क्वालिटी ज्यादा बेटर है, वो पेट्रोल का कंजम्पशन कम करते हैं। तो मतलब नया प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया जो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट को यूज करना, उसके लुक्स, उसकी रिलायबिलिटी, ये सब इंप्रूव होती है, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी आप इसमें इनोवेशन करते हो। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब आप नई नई चीजें, नए नए फंक्शन उसमें परफॉर्म करवाना चाहते हो उस प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे पहले है ना, प्रिंटर अलग हुआ करता था, फैक्स मशीन अलग हुआ करती थी, स्कैनर अलग हुआ करता था। आजकल प्रिंट, कॉपी, स्कैन, फैक्स सब एक ही मशीन में आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? इनोवेट कर रहे हो, एप्रोप्रिएटनेस बढ़ा रहे हो उस चीज की। तो प्रोडक्ट डिजाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोडक्ट डिजाइन की इंपॉर्टेंस है इन सारी चीजों को इंप्रूव करना, ठीक है। अब अपना ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अच्छा देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, PPC का मतलब ये है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये अपन ने OM में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, अपन ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े। कैपेसिटी प्लानिंग पढ़ा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पढ़ा है, असाइनमेंट पढ़ा है, सीक्वेंसिंग पढ़ा है, PERT CPM पढ़ा है, मेंटेनेंस पढ़ा है, तो अपन ने सिमुलेशन पढ़ा है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं अपन ने ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल उन सारे टॉपिक्स की हेडिंग है। हेडिंग होने का मतलब यह है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है वो हमारी हेल्प करता है कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके। जैसे कि कैपेसिटी प्लानिंग हमारी हेल्प करता है यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी के अंदर, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी भी हमारी यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी में हेल्प करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी हेल्प करता है अच्छा प्रोडक्ट मिक्स बनाने में। नेटवर्क डायग्राम हमारी हेल्प करता है एक्टिविटीज को डिफाइन करने में। सीक्वेंसिंग हमारी हेल्प करता है कौन सी एक्टिविटी पहले होनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी बाद में होनी चाहिए इसमें।
तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कंबाइंडली प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम किस तरह से प्लान्ड मैनर में कर पाएंगे, उनको हम किस तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर पाएंगे, कंट्रोल मैनर में कर पाएंगे, ये उसमें हमारी हेल्प करता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। और इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट के लगभग सारे टॉपिक्स आते हैं, लगभग सारे टॉपिक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द प्राइमरी कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज टू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर, यानी आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको परचेजिंग करनी है, स्टोरेज करना है और कन्वर्जन करना है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, असाइनमेंट होगा, फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर अकॉर्डिंग टू सम प्री डिटरमाइंड शेड्यूल, और आपने इसके लिए पहले से ही शेड्यूल बना रखा, उसी के अकॉर्डिंग आप डिलीवरी कर पाओगे। तो इसको बोला जाता है, ये मेन कंसर्न होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। अच्छा, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इंवॉल्व होती है? इसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंवॉल्व होती है। और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का काम क्या है? इन सारी एक्टिविटीज को प्लान कर सके, कोऑर्डिनेशन बना सके इन एक्टिविटीज के बीच में, इनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सके और इनको कंट्रोल कर सके, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें दे रखे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पीपीसी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को डिलीवर करना राइट क्वांटिटी, ठीक है, ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो सके और हमारी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो सके। दूसरा, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। तीसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना। पहला तो डिलीवर करना था, ठीक है। थर्ड है क्वालिटी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना। उसके अलावा टाइम को अपने को देखना, थ्रूपुट टाइम, ठीक है, साइकिल टाइम, इनको क्या करना, मिनिमाइज करने की कोशिश करना। ठीक है। अच्छा, यहां पर समझना कि थ्रूपुट टाइम और ये साइकिल टाइम दोनों अलग अलग दिए हुए, इनका मतलब क्या होता है समझ सकते। मान लो कि हमें एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 प्रोसेस से थ्रू होना पड़ेगा। प्रोसेस ए को कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, प्रोसेस बी को कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, प्रोसेस सी को कंप्लीट होने में 5 मिनट लगते हैं और प्रोसेस डी को कंप्लीट होने में 5 मिनट लगते हैं। यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो 30 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये 30 मिनट तो बोला जाएगा साइकिल टाइम, कि एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने का जो साइकिल टाइम है वो 30 मिनट का है। और हर एक स्टेप में कितना कितना टाइम लग रहा है, हर एक स्टेप में, इसको बोला जाता है थ्रूपुट टाइम। ठीक है, हर एक स्टेप में कितना टाइम लग रहा है वो है थ्रूपुट, और पूरे साइकिल में कितना टाइम लग रहा है वो है साइकिल टाइम। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्या करता है, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इन्वेंट्री लेवल को देखता है ईओक्यू से, अपन ईओक्यू भी यहां पर पढ़ते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में, क्योंकि कभी डिमांड कम होती है, कभी डिमांड ज्यादा होती है, कभी मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो उसको फ्लेक्सिबल, जो भी अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेबर और मशीन के बीच में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, उसके अलावा प्लांट की कैपेसिटी को फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करना, अपन पढ़ते हैं कैपेसिटी प्लानिंग में पढ़ते हैं। बॉटलनेक्स को हटाना, ठीक है। उसके अलावा इनका काम है कॉस्ट को रिड्यूस करना, कंट्रोल करना, इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्शन साइकिल के थ्रू। उसके अलावा इनके जो प्रोडक्शन शेड्यूल्स होते हैं, जिसको अपन पढ़ते हैं सीक्वेंसिंग के अंदर, शेड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग एक ही बात होती है, अपन ने पढ़ा। तो शेड्यूलिंग सीक्वेंसिंग में क्या होती है कि पहले कौन सी जॉब करनी है, बाद में कौन सी जॉब करनी है, इसको तैयार करना और इसको डिलीवरी डेट पर कंप्लीट करने की कोशिश करना। जो भी आपने प्रॉमिस डेट की है, उस प्रॉमिस डेट पर इसको डिलीवर करने की कोशिश करना। उसके बाद है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ताकि आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करना। बाद में नेक्स्ट है अलग अलग तरह के रूट्स बनाना, अलग अलग तरह के शेड्यूल्स बनाना, ताकि आप अपने
रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सको, लेबर को यूटिलाइज कर सको इफेक्टिवली, इक्विपमेंट मशीन्स इनको यूटिलाइज कर सको, ठीक है। और लास्ट है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करके देना। बिना प्रॉफिट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ना ही ग्रोथ हो सकती है, ना ही उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहिए, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको एट द एंड ऑफ डे प्रॉफिट अर्न करना ही होगा। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल की ऑब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा, उसके बाद 4-5 यहां पे देखो 6 तरह के, सॉरी यहां पर 6 अलग अलग तरह के प्रोडक्शन कंट्रोल गिवन है कि हम प्रोडक्शन को कंट्रोल किस तरह से करते हैं। तो यहां पर 6 अलग अलग तरह के कंट्रोल गिवन है, अपन एक एक करके पढ़ते हैं इन कंट्रोल्स को। तो देखो यहां पर सबसे पहला है ब्लॉक कंट्रोल। ब्लॉक कंट्रोल का मतलब ये होता है, समझना, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती है, जैसे मान लो कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या हमारी टेक्सटाइल की शॉप है, ठीक है, या हमारी बुक की शॉप है, प्रिंटिंग की शॉप है, मैगजीन की शॉप है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पहली चीज अपन सारी चीजों को अलग अलग रखते हैं। अलग अलग तरह की बुक्स होती है, उनको सबको अलग अलग तरह से सेपरेट तरह से रखा जाता है। प्लस यहां पर ध्यान रखना, अपन है ना लिमिटेड क्वांटिटी ही प्रोड्यूस कर पाते, या लिमिटेड क्वांटिटी ही अपन ऑर्डर कर पाते। ब्लॉक कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई इंडस्ट्री जहां पर आप लिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, या लिमिटेड क्वांटिटी आप ऑर्डर कर पा रहे हो। जैसे बुक्स ऐसा नहीं मंगाते कि आपने मान लो कि आपकी एक बुक्स की शॉप है, आप ऐसे नहीं मंगाते कि टेक्स्ट बुक भेज देना, जितनी आपके पास में बढ़ी सारी की सारी टेक्स्ट बुक भेज देना, मेरी सारी की सारी सेल हो जाएगी। ऐसा नहीं मंगाते। आप मंगाते हो 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, वो खत्म होती है तो फिर आप और यूनिट्स मंगाते हो, ऑर्डर करते हो। ऐसा ही चलता है टेक्सटाइल में भी, गारमेंट्स में भी ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो ब्लॉक कंट्रोल का मतलब है कि आप यहां पर प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हो, ब्लॉक कर रखे हो, जब तक आपका पुराना वाला लॉट या तो खत्म नहीं हो जाता, या खत्म नहीं होने, या खत्म होने वाला है। अगर आपका पुराना लॉट खत्म होने वाला है तभी आप नया प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे। तो ऐसे को कहा जाता है, ऐसे प्रोडक्शन को कहा जाता है ब्लॉक कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, फ्लो कंट्रोल। फ्लो का मतलब लगातार होता रहता है, लगातार होता रहता है। देखो क्या होता है, जैसे कि आपको है ना, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर में अपने को ऑयल मिला, तो वहां पे रिफाइनरी लग रही है, ठीक है। जब रिफाइनरी लगाई जाएगी तो वहां से लगातार प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, वहां से लगातार क्रूड ऑयल निकलेगा और वो रिफाइन होगा वहां पर, समझ नहीं चाहिए। तो ऐसा वहां पर फ्लो चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली ये काम चलता रहेगा, हमेशा पूरा टाइम ये काम चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस फैक्ट्री को या उसको क्या बोलते हैं अपन, उस एरिया को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि हम फ्लो में प्रोडक्शन कर सके, ताकि हम कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन कर सके, और वो एक ही बार में एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए और अच्छा एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो फैक्ट्री जब बनाएंगे ना वहां पर, अभी रिफाइनरी वहां पर लगेगी, तो रिफाइनरी लगाने में वो बार बार उसको चेंज नहीं करेंगे, वो कोशिश ये करेंगे कि जो अपन रिफाइनरी बनाए वो वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ताकि आप उसको फ्लोली यूज कर सकें। तो यहां पर लिखा गया है, इस पे सेकंड पॉइंट पे लिखा गया है, इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोल कॉमनली अप्लाइड इन द इंडस्ट्री लाइक केमिकल, पेट्रोलियम, ग्लास, और कुछ फूड और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फ्लोर हो गया, ठीक है, हमेशा काम आने वाला है, फ्लो में चलता रहता है। फ्लोर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। तो ऐसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उनका जो होता है ना वो फ्लो कंट्रोल चलता है, ठीक है। Once the production system is thoroughly designed, the production planning and control department control the rate of flow, ठीक है। फ्लो को कंट्रोल करेंगे वो लोग। जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो या जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ऐसी इंडस्ट्रीज में कंट्रोल किया जाता है फ्लो, ठीक है। केमिकल में फ्लो को कंट्रोल किया जाएगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्लॉक में तो समझता प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कंट्रोल में तो क्या होता है, प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है, यहां पर फ्लो कम ज्यादा कर दिया जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन प्लानिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होगी, उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग होगी, ताकि आप उस सिस्टम को थ्रूली चेक कर सको और रेट ऑफ फ्लो को आप चेक कर सको कि कब आपको ज्यादा चाहिए, कब आपको कम रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कब आपको कम चाहिए, लेकिन फ्लो चलता रहेगा उसका, कम या ज्यादा फ्लो चलता रहेगा, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल में क्या है, ऐसे प्रोडक्ट आते हैं केमिकल, पेट्रोलियम, ग्लास और कुछ फूड मैन्युफैक्चरिंग, मैंने एग्जांपल दे दिया, सॉल्ट, शुगर, फ्लोर, ये ऐसे प्रोडक्ट है
जिनका फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिनका प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा, ठीक है। और एक्चुअल में जो वो होता है ना, अपन उसको बोलते हैं वेल बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड होता है ये सब। उसके बाद है लोड कंट्रोल। लोड कंट्रोल का मतलब है कि कई बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बॉटलनेक मशीन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बॉटलनेक मशीन अवेलेबल है, बॉटलनेक मशीन मतलब हम किसी मशीन को यूज नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, हम किसी मशीन को यूज नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तो हम क्या करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है लेकिन समझ, मान लो मैंने एक बड़ी फ्लोर मिल खरीदी, ठीक है, और मैंने अपने उस फ्लोर मिल को घर के यूज के लिए खरीदा है। अच्छा, मैं उसको घर पे यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 2 महीने में मैं एक बार गेहूं से आटा बनाता हूँ, ठीक है, एक बार गेहूं पीसता हूँ, तो मेरे 2 महीने में, 1 महीने में एक बार काम आती है, तो मैं क्या करूँ? वो बॉटल नेक है, दिन भर खाली पड़ी रहती है, मैं क्या करूंगा? मैं अपनी एक शॉप खोल लूंगा। अगर मैं खाली बैठा हूँ, मैं एक शॉप खोल लूंगा, फ्लोर में लगा लूंगा और वहां पे उससे आटा पीसना स्टार्ट कर। समझ रहे? समझ? ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कई मशीन जो होती है बॉटलनेक होती है। बॉटलनेक होने का मतलब वो रजिस्ट करती है प्रोडक्शन के अंदर, कि बाकी मशीन तो चाहती है कि प्रोडक्शन हो, लेकिन बॉटलनेक मशीन नहीं चाहती कि प्रोडक्शन हो। तो आप क्या करोगे? समझ, मान लो आपने 3 मशीन लगा रखी है, ए बी सी। ए बना सकती है 60 यूनिट्स पर डे, बी बना सकती है 65 यूनिट्स पर डे, सी बना सकती है 30 यूनिट्स पर डे। तो 30 यूनिट्स पर डे बनाने की वजह से, और तीनों है ना सीक्वेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट 30 यूनिट्स ही हो पा रहा। तो आप क्या करोगे? इसकी बॉटलनेक को हटाने के लिए आप एक और बी मशीन खरीद लो। इसकी वजह से जो बॉटलनेक अकर हो रही है सिस्टम में, आप एक और बी मशीन वहां पर सिस्टम में ऐड कर दोगे, ताकि आप एट द एंड ऑफ डे 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सको, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लोड कंट्रोल। आपने लोड चेंज कर दिया, यानी आपने 3 की जगह 4 मशीन खरीद ली, जिसमें जो आपकी बॉटलनेक मशीन थी उसके आपने 2 यूनिट्स परचेज कर दी, ताकि आप वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में लोड को कंट्रोल कर सको। पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में 30 यूनिट्स बन पा रही थी, अब आप बना पा रहे हो 60 यूनिट्स। तो इसको बोला जाता है लोड कंट्रोल। और ज्यादातर ये ऐसे सिस्टम में होता है जहां पर बॉटलनेक मशीन एग्जिस्ट करती है, अवेलेबल होती है। उसके बाद है ऑर्डर कंट्रोल। आसान शब्दों में समझाऊं तो जितना ऑर्डर आएगा हमारे पास, ठीक है, उतनी ही यूनिट हम प्रोड्यूस करें, उतनी ही यूनिट। जितना ऑर्डर आएगा हमारे पास में, उतनी ही यूनिट प्रोड्यूस की जाए। तो यहां पर एक लाइन पढ़ लो। लाइन बोल रही है, ऑर्डर्स कम इनटू द शॉप फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज एंड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग तरह के अचार बनाती है, पिकल जिसको अपन अलग अलग तरह के अचार बनाती है। अब मेरे पास एक ऑर्डर आता है कि एक आदमी को 500 किलो कैरी का अचार चाहिए, 200 किलो नींबू का अचार चाहिए, अलग अलग तरह के अचार का उसने मेरे पास ऑर्डर दिया। तो जैसा ऑर्डर मेरी शॉप में आएगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं। तो इसको बोला जाता है ऑर्डर कंट्रोल, ठीक है। या इसको बोला जाता है जॉब लॉट शॉप्स। ऐसे शॉप्स को बोला जाता है जॉब लॉट शॉप्स। यानी शॉप में जिस तरह का ऑर्डर आएगा, जॉब आएगी, शॉप में जिस तरह की जॉब्स आएगी, उसी के अकॉर्डिंग लॉट प्रोड्यूस किए जाए, तो जॉब लॉट शॉप बोला जाता है। स्पेशल प्रोजेक्ट, कई बार बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, शिप्स का कंस्ट्रक्शन होता है, बड़ी बड़ी बसेस का, बड़ी बड़ी ट्रेन का कंस्ट्रक्शन होता है। तो उन स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए आप अलग तरह की प्लानिंग करते हो, अलग तरह के टूल्स को यूज करते हो, अलग तरह के मैन को यूज करते हो, अलग तरह के वर्कर को यूज करते हो। तो ऐसे कंट्रोल को कहा जाता है स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल, जो केवल उसी प्रोजेक्ट में काम में आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, मान लो जैसे पढ़ा मैं तुम्हें रहा हूं, और पेपर बनाने वाले कोई इंस्टीट्यूट ने किसी दूसरे बंदे को हायर कर रखा है, तो पेपर बनाना एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, और उसको कंप्लीट करने का काम कोई दूसरा बंदा यहां पर कर रहा है, ठीक है। तो स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल में पढ़ लो, दिस कंट्रोल इज नेसेसरी इन सर्टेन प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और अदर ज्यादातर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में यूज होता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी जो होती है आपके लिए, हर कंस्ट्रक्शन साइट अलग तरह की होती है।
हर कंस्ट्रक्शन डिजाइन अलग तरह की होती है, ठीक है। हर कंस्ट्रक्शन के लिए अलग तरह के मटेरियल, यानी है ना, मटेरियल का मतलब मैं सीमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं जैसे डिजाइन करने के लिए, फॉर्म दिखाने के लिए, लुक्स दिखाने के लिए अलग तरह के मटेरियल यूज करते हैं। तो आपको अलग तरह के लोगों की, अलग तरह के टूल्स की, अलग तरह के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे कंट्रोल को बोला जाता है स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल। और एक होता है बैच कंट्रोल। बैच कंट्रोल में क्या होता है, यहां पर आप क्या करते हो, ज्यादातर ये फूड प्रोसेसिंग में होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और बैच कंट्रोल में अपन करते हैं, इसका मैं एग्जांपल समझा देता हूं यहां पे, आप समझ, एक एग्जांपल समझ, फूड प्रोसेसिंग। देखो पहली बात है ना, फूड होता है ना, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही ड्यूरेबल होता है, उसके बाद वो खराब होने स्टार्ट हो जाता है, रॉटन फूड्स बोलते हैं जिनको। तो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उसमें बैच प्रोडक्शन चलता है। बैच प्रोडक्शन का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो मेरी एक हलवाई की दुकान है, ठीक है। तो मेरे महीने में, मंथली, मैं 500 किलोग्राम रसगुल्ले बेच देता हूं। तो क्या 500 किलोग्राम रसगुल्ले में एक साथ बना लूंगा, या मैं उसको डेली बनाऊं? जैसे अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूं, तो इसका आंसर आएगा लगभग 1, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 16.66 किलोग्राम, लगभग 17 किलोग्राम में डेली एवरेज। तो यही वाला रहेगा ना, यानी मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे जो 500 किलो रसगुल्ले का प्रोडक्शन होने वाला है ना, वो एक साथ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो फूड प्रोडक्ट है, वो जल्दी खराब हो जाता है। तो मैं उसका क्या करूंगा, 17-17 किलो का बैच बनाकर, 17 किलोग्राम के बैच बनाकर उन बैच को प्रोड्यूस करूंगा। तो यहां पर क्या होगा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, सेट डेट पर आपको चाहिए, और आपको पता है कि वो सेट डेट यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो खराब हो जाता है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक साथ नहीं करते हो, आप उनको बैच में प्रोड्यूस करते हो। जैसे अपन जब क्लास लेते हैं तो अपन उसको बैच ही बोलते हैं ना। मैं ऐसा तो नहीं करता कि आज ही बैठकर मैं तुम्हें पूरी ओएम पढ़ा दूंगा। बैच लेते हैं कि आज 7 to 8 पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे भी 7 to 8 पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे भी थोड़ा पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे भी थोड़ा पढ़ेंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके अपन अचीव कर लेंगे अपने अचीवमेंट, जो भी हम गोल बना रखा है उसको अचीव कर लेंगे। तो बैच कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्शन को एक साथ नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हो बैचेस की, थोड़ा थोड़ा करके प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। और ये अपना कंप्लीट हो जाएगा ओएम की थ्योरी का सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन से टॉपिक है, उस सारे टॉपिक के बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, और अपन ने हर क्लास से पहले उनका डिस्कशन भी किया था। और ये अपना सेकंड टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जो ओएम की थ्योरी होती है। अगर तुम्हें इनमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो तुम मेरे को मैसेज डाल देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उन मैसेज का रिप्लाई तो करूंगा, ये तो डेफिनेट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी से मैसेज का रिप्लाई कर, ठीक है। आज के लिए काफी, इतना ध्यान रखना सब लोग।